अपने फॉरेस्ट्री में टोटल 4 मॉड्यूल में सिलेबस डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल तो अपना कंप्लीट हो ही चुका था। सेकंड मॉड्यूल है उसमें शायद है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक बार देखना पड़ेगा उसका, कुछ पार्ट अगर बचा होगा तो उसे आज शाम तक या कल सुबह डिस्कस कर लेंगे, कल सुबह ही डिस्कस हो पाएगा वो, तो इसमें देख लेंगे और ये आपका कंप्लीट होने वाला है पूरा। थर्ड मॉड्यूल जो है ये पहले से ही कंप्लीट हो चुका है और अपना जो लास्ट का फोर्थ मॉड्यूल चल रहा था उसमें इसके शायद है 3 या 4 सब्जेक्ट जो है वो हो चुके हैं, जिसमें जैसे पहला था फॉरेस्ट इकोलॉजी है, फिर इसी में डेंड्रोलॉजी है, इथनोबॉटनी वगैरह है, ये चीज़ें हो चुकी हैं इसमें। इसी में जो आपको इसका फोर्थ मॉड्यूल को एक्चुअल में 2 पार्ट में नोट्स दिए जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट जो दिया गया था उसमें ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन उसके लास्ट में है। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा आज, तो इसका सेकंड पार्ट है वो कल सुबह तक आ जाएगा, आपके जो भी व्हाट्सअप टेलीग्राम है वहाँ पर अपलोड हो जाएगा और पॉसिबल हुआ तो इसी वीक में ये ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही ये ख़त्म हो गया फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसको सेकंड वाले को एक बार देख लेंगे और एक पूरा सिलेबस का फिर क्या होगा कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इनका एक रिव्यू आना शुरू हो जाएगा, एक टाइप से रिवीजन सीरीज करने की कोशिश करेंगे। पर्पज़ यही है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल जो बन रहा है उसे थोड़ा टाइम लग रहा है, लगभग 15 दिन और लग सकते हैं। जैसे ही वो आ जाता है तो उसको छत्तीसगढ़ पीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, मतलब आपको 15-16 दिन लगेंगे। तो जो फाइनल मॉड्यूल आएगा एमसीक्यू का, उसके आपको एक टाइप से रट्टा ही मार लेना, उसमें लगभग 3000 के आसपास या 3000 के आसपास या शायद है 2,500 से 3000 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर सपोज रिपीटेशन ज़्यादा हो गया उनका तो आप तक 2000 तक क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और ये 2000 क्वेश्चन को आपको रट्टा मार लेना। इससे ये समझ लो आपने थ्योरी में कुछ भी गड़बड़ किया हो, इससे आपका पेपर बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी गलतियां थ्योरी में हुई हैं उन्हें सब कुछ ये कवर कर लेगा और उससे निकलने का नहीं। अब अपन पढ़ेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसे देख लेते हैं जो अपना पार्ट है। इसे 2 पार्ट में करेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को, क्योंकि इसमें एक्चुअल में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो मैन है, दूसरा इसके साथ आता है फॉरेस्ट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी को अलग में करेंगे जिससे दिमाग का दही ना हो। इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में बेसिक थीम है। एक तो क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में 3-4 ऐसे एरिया हैं जो बहुत ही कॉमन है और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं उनसे। हाँ, ये जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं फिर अपने डिस्कशन पे चलेंगे। ये जो आपको मॉड्यूल 1 दिया गया था इसमें इकोलॉजी वाला पार्ट हो गया था अपना, ये टैक्सोनॉमी हर्बेरियम यानी कि ये अपना डेंड्रोलॉजी वाला पार्ट है, इथनोबॉटनी वाला काम हो गया था ये तीसरा। अब ये चौथा अपना चल रहा है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, चौथा सब्जेक्ट है ये, टोटल 8 है इसमें। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे अपन वापस चलते हैं कि आखिर ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे क्या और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में एक तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन। अक्सर अगर आपकी पॉसिबल हुआ तो ये डेफिनेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वो फॉरेस्ट्री की वो ब्रांच जो फॉरेस्ट को यानी कि जो जंगल हैं या वन है अपने, उन्हें दुनिया भर के जो डैमेजिंग कॉजिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, इन्वायरमेंट हो, इन सब से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसे वो जिसके अंडर आता है ब्रांच के अंडर उसे बोलते हैं हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फिर इसके किस टाइप से आप प्रोटेक्ट करोगे, तो प्रोटेक्शन के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि कोई आपको डैमेज पहुंचा, उसे डैमेज पहुंचाने से ही पहले रोक लो, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। या फिर जब किसी ने डैमेज पहुंचा ही दिया है तो अब उसको कैसे मेंटेन किया जाए जिससे कि वो डैमेज जो है उसका प्रभाव कम हो और वो डैमेज और ज़्यादा ना हो, तो इसे बोलते हैं रेमेडियल मेजर्स। इनकी बस टर्मिनोलॉजी समझ लो, आपको टर्मिनोलॉजी मालूम है काम हो जाता है, ज़्यादा के पछड़े में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें। पहला याद रखो, सीधे सीधे प्रोटेक्शन की डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। 60-70% क्वेश्चन इसकी सीधा डेफिनेशन से आ जाता है। अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में जो बेसिक थीम है उसमें यही देखना होता है कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो, कीड़े मकोड़ों का तो अलग ही सिस्टम चला गया, इसमें हमें पढ़ना है कि जो हमारे फॉरेस्ट है उसे डैमेज इंसान कैसे पहुंचा रहा है, जंगली जानवर कैसे पहुंचा रहा है, कीड़े यानी कि जो फंजाई वगैरह वो और कीड़े कैसे पहुंचा रहा है। तो ये जो है इसे पढ़ेंगे फॉरेस्ट पैथोलॉजी में, इसे पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में। इस सब्जेक्ट का जो जो एरिया है जिसे अभी पढ़ेंगे इस पार्ट में, उसमें हम इन दोनों को कवर करेंगे। और तीसरा आ जाएगा एडवर्स वेदर, कि जो ख़राब इन्वायरमेंट है वो भी फॉरेस्ट को बहुत डैमेज पहुंचाता है। जैसे सूखा पड़ गया
बाढ़ आ गई तो वो प्रभावित करती है उन्हें। तो इसमें ये 3 चीज़ों को देखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी एजेंसी के बारे में बात करें तो वो है अपने इंसान, यानी कि फॉरेस्ट को इंसान द्वारा जो डैमेज पहुंचाए जा रहे हैं उनसे क्या कैसे बचाएं। तो पहले हमें समझना होगा कि इंसान किस टाइप के डैमेज पहुंचा देता है। जैसे कि एक है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है अवैध रूप से जंगल में पेड़ काट लेना, जंगल में आग लगा लेना। ये गए जानवर चरा रहे हैं, बीड़ी पी सिगरेट पी और वहाँ पर फेंक के आ गए, उसने वहाँ आग लगा दी। डिपार्टमेंट की तरफ से भी करप्शन है, डिफेक्टिव मैनेजमेंट है, वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा है। और भी है जैसे लॉपिंग है, जो भेड़ भेड़ बकरी पाल रहा है वो जंगल में जा रहा है और पेड़ों से जो पत्तियां हैं ब्रांच हैं उन्हें काट के ले अपने जानवरों को खवा रहा है। जंगल में जो नीचे ज़मीन पे बहुत सारी पत्तियां झड़ी हुई होती हैं, जो नीचे लीफ लेटर पड़ा होता है, उसे कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड में क्या होता है कि कोनीफर्स में नीचे लीफ लेटर लगभग 1-1 1.5 फीट का हो जाता है। तो जो पहाड़ी लोग हैं, जो गांव हैं पहाड़ों में, वो उसे कलेक्ट करके ले आते हैं, क्योंकि वहाँ दिक्कत होती है मॉइस्चर की। वहाँ पर ज़मीन जो है उसमें मतलब पहाड़ है, झरने वगैरह होते हैं, तो इनके घरों में कई बार नीचे नमी होती, जानवर बैठ नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से लीफ लिटर को कलेक्ट करके ले आते हैं और जानवरों के नीचे बिछा देते हैं। बिछाने से क्या है कि एक तो सर्दी में जानवरों को नीचे से सपोर्ट मिल जाता है, ज़मीन की ठंडक नहीं लगती। दूसरा, जो नीचे से मॉइस्चर यानी कि नमी मिल रही थी उससे भी बच जाते हैं। तो वो इस टाइप से अवैध रिमूव करते हैं, और जब पूरा गांव का गांव कर रहा हो तो दिक्कत आ जाती है पेड़ों में। फिर है कि देखो जंगल में क्या, पुराने पेड़ जो भी हैं, नए पेड़ कहाँ से लगेंगे? पुराने पेड़ों के जब फूल गिरेंगे, पत्तियाँ में जो फल है वो नीचे गिरेंगे तभी तो जमेंगे। अवैध रूप से क्या कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, लोग अवैध रूप से उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर देते हैं, पेड़ ही उखाड़ ले आते हैं, मतलब उसकी नई जनरेशन को आने नहीं दे रहे हैं। पॉल्यूशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान डैमेज पहुंचाता है। एक एक करके हमारा डिस्कशन का मुद्दा ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इस पर पॉसिबिलिटी रहती है 2 क्वेश्चन आने की। अब CGPSC में टोटल क्वेश्चन ही 20 से 25 है, तो ये मान सकते हो कि इससे आराम से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो समझ लो इसकी डेफिनेशन वाला, दूसरा यहाँ पर कुछ चीज़ें और आ जाएंगी, उनमें आ सकता है। जैसे कि पहला है डिफॉरेस्टेशन, ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। तो ये समझो कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, कोई जंगल का एरिया है उसको बिल्कुल साफ कर दो। केवल साफ कर देना डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। अगर हमने उसे साफ किया और उसकी जगह फिर हमने दोबारा से प्लांटेशन कर दी, दोबारा से जंगल उगा दिया, वो डिफॉरेस्टेशन नहीं है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हमने कहीं के जंगल को बिल्कुल साफ कर दिया विदाउट इंटेंशन कि हम वहाँ दोबारा से लगाएंगे, मतलब हमने वहाँ से फॉरेस्ट को डिलीट कर दिया लेकिन दोबारा से जंगल नहीं उगाया, वो है डिफॉरेस्टेशन। डेफिनेशन ध्यान रखो, बस आपका क्वेश्चन जो आएगा वो ये डिफॉरेस्टेशन पे आता है। अब 2 टर्म और मैंने आपको बताए हैं, एक है एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, और नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन, ये आगे देख लेना। यहाँ एफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? पेड़ों को लगाना, जंगल को लगाना। अब इसमें 2 फर्क है। देखो री का मतलब क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन मतलब देखो फॉरेस्ट को उगाना है फॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन री मतलब अगेन, इसका मतलब है जहाँ पर पहले से जंगल था उसे कभी ख़त्म कर दिया गया होगा, वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट लगाना है रिफॉरेस्टेशन। और ऐसे एरिया जहाँ पहले कभी जंगल था ही नहीं, वहाँ पर तुम जंगल उगा रहे हो, उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। जैसे सपोज MP का कोई वेस्टलैंड वाला एरिया है, कंपा के अंडर फंड मिला हमें, कंपा जो प्लांटेशन चलती है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड मैनेजमेंट, वो जो अथॉरिटी चलती है, उसके अंदर पैसा मिला और आपसे बोला कि 25 मिलियन हेक्टेयर में हमें प्लांटेशन करनी है। फार्मर वगैरह से ज़मीन ली 25 हेक्टेयर की और उसमें फॉरेस्ट लगा दिए। तो वैसी ज़मीन थी जिसमें पिछले 1000-2000 साल से जंगल नहीं था, लेकिन अब हमने वहाँ आर्टिफिशियली उगा दिया, वो है एफोरेस्टेशन। तो ये तीनों टर्म याद रखो, सीधे सीधे क्वेश्चन इनसे सिंपल से आते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक होता है कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज हैं, सिंपल सी चीज़ें हम लोगों को ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि क्या है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती हैं, हमारे दुनिया भर के मूवमेंट होते हैं,
जो जंगल के बगल में अब वही फैमिली बड़ा है, इनकम हो नहीं पा रही, तो क्या करेंगे, खेत को बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे करके जंगल की ज़मीन है ना, हर साल जब खेत को जोतते हैं ट्रैक्टर से या बैलों से, तो एक दो कुड़ी मार लेते हैं, मतलब थोड़ा एरिया खेत में मिला लेते हैं। हर साल चल चल के वो खेत जंगल की तरफ खिसकते हैं। पॉलिटिकल है, अवैध कब्जा कर लेते हैं। शायद इसमें हो नहीं है इसमें। एक 2 साल पहले एक केस आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पीटने का, यहाँ तेलंगाना का। वहाँ पर जो सत्ता में गवर्नमेंट है, उन्हीं के जो शायद मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के या कोई फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनके साथ चाचा भतीजा ऐसा कोई है रिलेशन में, जिसने जंगल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गया उनकी वो प्लांटेशन को उखाड़ने, तो भाई पीटने पे लग गया, पीट दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेक्सस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर चलती रहती हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने का नहीं है, इसमें जो टेक्निकल इशू है उन्हें अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब आपके इंटरव्यू होंगे उस टाइम पे ये इस टाइप के जो पहलू हैं जिन्हें सही से प्रॉपर वे में बताया जाएगा कि क्यों आखिर हम इतनी कोशिश करने के बाद ही भी हमारा जो डिफॉरेस्टेशन रुक नहीं रहा है, या हम पिछले 50 साल से देश आज़ाद होने के बाद भी हमारी इतनी पॉलिसी कर रही, गवर्नमेंट करोड़ों खर्चा कर रहा है, और इसके बाद भी हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है और कवर है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो उसमें एक्चुअल में टेक्निकल जो इशू है वो इंटरव्यू के टाइम के आते हैं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उनका, तो उधर डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में निपट लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर है जैसे कहीं डैम बन गया, ये खाली पीली की दुनिया भर के प्रोजेक्ट के इन पर लॉस होता है, इसे पढ़ लोगे, ज़्यादा है कुछ नहीं। फिर आता है प्रिवेंटिव मेजर और रेमेडियल। प्रिवेंटिव ये है कि हम किसी चीज़ को होने से पहले रोकें, तो उसका है कि हम अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे जो डाइवर्जन है लैंड का, फॉरेस्ट एरिया का, जैसे कहीं माइनिंग बन रही है तो वो एरिया गया पूरा पूरा जंगल का बर्बाद हो गया, तो ऐसे हम कहीं भी फॉरेस्ट एरिया को माइनिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो डाइवर्जन है ना हो पाए, जंगल से रोड निकाल रहा है ना निकल पाए, अदर चीज़ें हैं इस टाइप की न बन पाए, और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाया जाए। तो ये इसका पर्पज़ यही है कि हम इस टाइप से जो डाइवर्जन है उसे रोकें। रेमेडियल ये है कि अगर कोई अवैध रूप से कटाई कर गया तो क्या करें, या कुछ एरिया है जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर तो वो कर ही रहा है। एक ये है कि अगर तुम रोक देते तो फिर रोड पे आ जाएंगे वो, तो क्या करें। तो उसका एक ही है कि अगर वो तुंगिया सिस्टम में लेके आ जाओ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से तुंगिया पे ले जाओ, और तुंगिया से फिर उन्हें इम्प्रूव फेलो में लेके आ जाओ, एग्रीकल्चर में लेके आ जाओ, डिपार्टमेंट में जॉब दे दो JFM वगैरह के अंडर, तो इस टाइप से उन्हें मूव कर दो। सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करो। अगर उनके पास घर पे ही खुद पेड़ होंगे तो जंगल में जाके क्यों काटेंगे, भाई दुश्मनी थोड़ी लेनी है डिपार्टमेंट से। और अपने जो एक्ट पॉलिसी है उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में यही चलेगा, मीन्स ये डिफॉरेस्टेशन वाले में। अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस पे स्टार मार लो, ये मान लो कि आपका एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने वाला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। अब शिफ्टिंग में क्या है कि इसके नाम क्या क्या है। देखो, एक तो क्या है कि आज के टाइम पर भले ही तुम्हारे पास कुछ भी हो, पुराने ज़माने में ये मान के चलो इस एरिया में कभी पूरा जंगल होगा, ये आए यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों को ने कुल्हाड़ी से काट दिया, इसलिए इसे बोलते हैं एक्स कल्टीवेशन। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। और ये कुछ जो पेड़ बच गए कुल्हाड़ी से काटने के बाद इसमें आग लगा दी गई और इस पूरे एरिया को कर दिया गया होगा साफ। अब कुछ देखो यहाँ पर आपको ये पेड़ जो दिख रहे हैं ये ढूंढ से क्यों है, क्योंकि इन्हें आग लगाने के बाद बहुत बड़े वाले पेड़ जो ऐसे थे उन्हें तो काट के हटा दिया, उन्हें यूज कर लिया ये अपनी टपरी बनाने में। दूसरा, जो छोटे मोटे पेड़ थे जिन्हें काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, आग लगी तो वो झुलस गए, काले काले हो गए वहाँ पर, तो वो वहीं पर खड़े रह गए। और छोटे मोटे तो पूरे जल ही गए हैं, बड़ों को ने काट लिया, तो इस टाइप से ने एरिया को साफ कर लिया। अब इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश का मतलब क्या होता है, ये टर्म का मतलब समझो। जब आप उनके कोई पेड़ को काटते हैं तो काटने पे बहुत सारी उसकी छोटी छोटी ब्रांचें, पत्तियां वगैरह वो जो नीचे गिर जाती हैं, वो जो बड़ा कचरा सा हो जाता है, उसे बोलते हैं स्लैश। अब इसमें होता क्या है कि ये जब किसी नए एरिया में जाएंगे वहाँ के बड़े बड़े पेड़ों को काटेंगे, उनका टिम्बर निकाल के अपनी टपरी वगैरह घर बनाने में यूज कर लेते हैं। बकाया का जो स्लैश रहेगा उसे वहीं पे जला देते हैं, और फिर 3-4 साल वहाँ पर खेती करते हैं। खेती करेंगे, अब क्या है, ज़मीन है, तुम उसमें कुछ दे रहे नहीं, जब बराबर पेड़ पौधे लगा करके उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो 3-4 साल बाद तो जब उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तो फिर वो क्या करेंगे, उस एरिया को छोड़ के किसी नई पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर ऐसी साफ करके खेतीबाड़ी करना शुरू कर देंगे। तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, क्रॉप रोटेशन और लैंड रोटेशन में फ़र्क है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड रोटेशन है। यहाँ पर क्या है कि उसकी पहले ज़मीन यहाँ पर थी,
4 साल करने के बाद उसकी ज़मीन यहाँ पहुँच गई, उसकी क्रॉप यहाँ पर भी वो अगर वीट यानी कि गेहूँ उगा रहा था तो यहाँ भी गेहूँ ही उगा रहा है, यहाँ अगर चावल उगा रहा था तो यहाँ पर भी चावल ही उगाएगा। उसकी क्रॉप सेम है लेकिन ज़मीन रोटेट हुई। आज इस पहाड़ी पे 4 साल बाद इस पहाड़ी पे हो सकता है, 4 साल बाद किसी तीसरी पहाड़ी पे होगा। ये है लैंड रोटेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक लैंड रोटेशन है। जबकि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि आपके पास ज़मीन सेम होती है, पहले आप उस पर गेहूँ करते हो, फिर चावल उगा लिया, फिर कुछ और उगा लिया, इस टाइप से आपकी क्रॉप जो है वो रोटेट होती है लेकिन ज़मीन सेम रहती है। तो इसकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की डेफिनेशन है उसे देख लो। इसके नाम से भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ ईस्ट में से झूम बोलते हैं, उड़ीसा में पोड़ू बोलते हैं, किस में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल भी नाम है कि इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, किस में। ये इस टाइप के जो टिपिकल नाम है ये CGPSC के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप केवल 2 चीज़ें याद रखो, नॉर्थ ईस्ट में से झूम बोल देते हैं, उड़ीसा आपसे लगा हुआ है इसलिए इसे पोड़ू बोल देते हैं। यहाँ पर तो मुझे ऐसा कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो है क्योंकि बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का, तो यहाँ पर भी कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी और उसको कुछ लोकल नाम होगा। आपको वो लोकल नाम याद रखना है, ढूंढो, आपके जीके की बुक में होगा उसे पढ़ो, वो लोकल नाम याद रखो। आपके लिए ये 3 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है नहीं इसमें, क्योंकि मैं इंटरनेशनल नाम बता दूंगा तो वो 20-25 क्वेश्चन के हिसाब से बनता नहीं है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब तुम कहीं आग लगाते हो तो पूरी जितनी भी वहाँ के कीड़े मकोड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी डेथ हो जाती है, पूरा इकोसिस्टम बर्न हो जाता है। दूसरा इसके शिफ्टिंग के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट है, जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए है, इससे ज़्यादा अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये है कि अपन जब आग जला देते हैं तो ज़मीन बढ़ती है, तो ज़मीन पे जितना भी नीचे पड़ा होता है ऑर्गेनिक मैटर वो सब जल जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो एक मिनरल्स खासकर वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, फर्टिलिटी कुछ लेवल तक कम होती है। हालांकि जो ऊपर जो फ्लैश था क्या बोलते हैं स्लैश जो था, उसके जलने से बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर मिल गया उसमें, तो इस हिसाब से फर्टिलिटी मेंटेन हो गई उसकी। लेकिन तब भी वो आग लगने से जो कठोरता है ज़मीन में वो थोड़ी कठोरता आ जाती है, हल्की लालपन आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता ही है। शॉर्ट टर्म में ना देखे लॉन्ग टर्म में देगा। दूसरा ये यहाँ की ज़मीन को, अब ये पहाड़ी वाली है, ढलान वाली है, इनने 4 साल खेती की और खेती करके छोड़ के चले गए। प्लेन होती तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ियों में तो ऐसी खाली छोड़ दोगे तो एरोजन तो होनी होना है, तो दिक्कत आ जाती कि यहाँ पर ये जो सरफेस एरोजन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ज़मीन की ये जो ऊपर की अच्छी सॉइल है वो बह जाती है, नीचे की ऊबड़ खाबड़ वाली रह जाती है। उसका ये रिजल्ट होता है कि ज़मीन की उत्पादन क्षमता घट जाती है और ज़मीन हो जाती है खाली, बैरन हो जाती है, यानी कि वेस्टलैंड बन जाती है। ये समस्याएं हैं उसकी। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप नोट्स में पढ़ ही लोगे, इतने कुछ है नहीं उसमें। फिर इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके फिर कंट्रोल मेथड है कि शिफ्टिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि इम्पोर्टेंट मेनली फॉर MCQ के ये है अपने यहाँ इंडिया में झूम में किसको कहाँ पर बोल रहा है, लद्दाख, ये तो है अपने लोकल वाले इंडिया वाले, ये वाले पार्ट, और ये हैं जो इंटरनेशनल वाले हैं। अब ये देखो ये CGPSC के कोई काम के नहीं है। यहाँ पर ये लगाने के पीछे एक रीज़न यही है कि आपको, क्योंकि जब रहेगा तभी बता पाऊँगा कि इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि जो 20-25 क्वेश्चन में इतना पूछना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसे देख सकते हो, मैंने जैसे बोला कि झूम देख लो, पोडू आपसे लगा हुआ है उसे देख लो, आपके स्टेट का देख लो, आपके स्टेट में क्या बोलते हैं, क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा वेरिएशन है तो स्टेट के हिसाब से पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा देखना है तो यहाँ कुमरी देख लो। इन 3 नाम से आप शिफ्टिंग की ज़्यादा जान रहे हैं। ये इंटरनेशनल वालों का तो कोई काम ही नहीं है। ये इंटरनेशनल वाले तो जब अच्छे स्टेट एग्जाम में जिनका 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है उनमें नहीं आ रहे हैं, तो 20-25 में पूछने का कोई तुक नहीं बनता है इनका। फिर एक आता है माइनिंग में क्या, कोई की ज़मीन थी जंगल की, हमने वहाँ से उर्वरक निकालने के लिए कर लिया। अब माइनिंग तो उत्तराखंड उसमें छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होती है, आप लोगों को सभी को पता ही है। फिर डैमेज क्या होते हैं समझ में ही आता है उसका। बस प्रिवेंटिव और रेमेडियल मेजर ये है कि भाई माइनिंग जब दें तो एरिया फिक्स हो, उस एरिया को क्लियर किया जाए, और ये एक टाइप से बॉन्डेज किया जाए कि केवल जितना अलॉटेड है उतनी की पेड़ काटे। ऐसा नहीं कि उनसे इतना एरिया अलॉट किया और उन्हें साफ इतना बड़ा एरिया कर दिया।
दूसरा ये ध्यान दिया जाए कि ये कोई एनिमल के कॉरिडोर में ना पड़ता हो, ऐसा नहीं कि एलिफेंट कॉरिडोर में पड़ता हो, एलिफेंट की लाइफ बर्बाद हो जाए उससे। तीसरा, जब ये माइनिंग यहाँ से कर लें अगले 5-10 साल बाद, तो इसके बाद इसको रीफॉरेस्ट करें, वापस इसे रिहेबिलिटेट करें, जिससे वो एरिया को नॉर्मलाइज किया जा सके। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ के हमारा काम हो गया भाग गए। ये है इनक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन का। इसी की बता रहा था कि जो अपना तेलंगाना का केस था, जिसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में थी उन्हीं की साइड से थे, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पीटने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये पावर में है तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी गुंडागर्दी हो जाती है। तो यहाँ एक तो डेफिनेशन पर ध्यान रखो, इनक्रोचमेंट क्या होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वालों की काम भी है। प्रिवेंटिव रेमेडियल मेजर में ऐसा कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग सीधा जब एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है कि क्या है चीज़ें। नेक्स्ट है इलीगल फिलिंग, अवैध कटाई। अवैध कटाई कैसे होती है? जैसे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बीट है, देखो डिपार्टमेंट की मिक्स, डिपार्टमेंट में लोग भी मिलजुल के कर लेते हैं। जैसे कि एक बीट है, ये मैं 3-4 चीज़ें ही बताऊंगा, बाकी चीज़ें ऐसी है कि आप नोट्स में पढ़ोगे हो जाता है ये। अभी जैसे एक बीट है, फॉरेस्ट रेंजर है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है जो मैंने देखा है कि रेंजर ने क्या किया, किसी से बोल दिया कि भाई ट्रैक्टर से 4 पेड़ मजदूरों को भेज दिया और 4 पेड़ कटवा दिए सागवान के टीक के। अब बीट गार्ड जो है वो इधर है, वो इधर जा सकता है ना, पकड़ लेगा, या ये भी निकलेंगे यहीं से तो ये पकड़ लेगा। तो रेंजर ने इसे कॉल किया और बोला कि अरे ये वाला जो रोड है ना, यहाँ पर कोई ट्रैक्टर निकलने वाला है लकड़ी काट के। तो ये बीट गार्ड क्या करेगा, घूम करके वो जो भी रास्ता होगा उसका, रास्ते से इस नाके पे पहुँच जाएगा और वो इंतज़ार करेगा ट्रैक्टर का कि भाई ट्रैक्टर आ रहा है जिसमें लकड़ी भरी हुई है, और ये ट्रैक्टर वाले को कॉल करके भाई ये ट्रैक्टर को आराम से यहाँ से निकाल देंगे। तो इस टाइम से ये डिपार्टमेंटल भी करप्शन होता है, जहाँ या तो बीट गार्ड करप्ट हो रखा है, या बीट गार्ड सही है रेंजर करप्ट हो रखा है, या बीट गार्ड रेंजर दोनों सही हैं और एसीएफ करप्ट हो रखा है। तीसरा इस टाइप से एक ऑर्गेनाइज करप्शन है कि पेड़ काटने का ठेका दिया जाता है, लीगल तरीका है, गवर्नमेंट ही देती है। अब होता क्या है कि उसमें ठेका दिया गया है, 10 पेड़ कटे हैं, ये चलो 5 पेड़ है, इनका ठेका दे दिया गया है। ठेकेदार से थोड़ा पैसे ऐसी की बात हो जाती है, तो ठेका क्या करता है कि 5 तो काटता ही है, साथ में यहाँ पर 4-5 पेड़ और काट लेता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काट लेता है, और वो यही मान के चलता है कि भाई उन्हीं के साथ काटे। तो अब लीगल तरीके से ले गया, कोई पकड़ नहीं पाता, फिर बाद में पैसे का वो होता है। तीसरा है कि भाई आसपास गांव वाले हैं, किसी की लड़की की शादी है तो खाना बनना है, कोई तेरह भी है तो उसके लिए खाना बनना है, किसी का घर बनना है, तो ये इस टाइप से है। उनके खेतों में ज़्यादा है नहीं तो फिर वो जंगल से गए पेड़ काट लिया है। या फिर शराबी है, ड्रिंक कर रहे हैं, एक ये भी समस्या है। अब शराब के लिए आपको पैसा चाहिए, घर में पैसा है नहीं, तो इसका एक तरीका अच्छा है, जंगल में जाओ, पेड़ काटो, सुबह से आराम से उठा के ले आओ। वो उठा के भी ले इसलिए आसानी से लेते हैं क्योंकि चढ़ी होती है, चढ़े में तो आदमी वो भी पेड़ उखाड़ लेता है, मतलब जो पेड़ है उतना बड़ा लॉग भी भारी उखाड़ लेता है, जबकि वो बिना नशे में होना तो नहीं ले जा पाता है, वो बिल्कुल चकई भागते हुए लेके चला जाता है। जब बेच दिया मार्केट में, 100 रुपये की बोर्ड है, 50 में बेच दिया, एक देसी वाला क्वार्टर आ गया। तो इस टाइप की चीज़ें चलती हैं, इलीगल फिलिंग चल रही है, उसकी कॉजेज बहुत सारे हैं। प्रिवेंटिव रेमेडियल की यही है कि भाई वहाँ पर थोड़ा वो करो, निगरानी बढ़ाओ और जैसे तैसे वो चीज़ों को कंट्रोल करो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है यहाँ से, इस पे स्टार लगा लो अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपका। दूसरा पॉसिबल एरिया तो ये है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर के कॉजेज क्या है। कॉजेज क्या है, कुछ तो नेचुरल कॉजेज है, जैसे कहीं आग लगी, ऊपर से जो है नेचुरल लाइटिंग हुई और लाइटिंग जाकर जंगल में गिर गई। दूसरा, गर्मियाँ चल रही थी, बम्बू सूखे लगे थे, आपस में रगड़े और काम हो गया। तीसरा, तो ये तो नेचुरल कॉजेज है। एक है मैन केयरलेसनेस, आदमी क्या है केयर नहीं करता उसकी, जंगल में गया, जानवर चरा रहा था, बीड़ी सिगरेट पी, और पीने के बाद जो लास्ट का बचता है डंठल, फेंक दिया वहाँ पर, फेंक दिया, वो वहाँ पड़ी रही, दावा मिल गया उसे, ग्रास सूखी घास वगैरह, और लग गई आग। जब तक दूसरे दिन पहुँचेगा तब तक पता पड़ा एरिया साफ़ हो गया वो। तीसरा है मैन डिलीवरेटरी, कई बार इंसान जानबूझ के भी लगाता है और उसका दिक्कत होती है कि वो उसने तो लगाई थी कुछ अच्छा सोच के, लेकिन वो कचरा काम बिगड़ गया। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कभी कभी लगाता है,
जिससे कि नई ग्रास आ सके। अभी अगली स्लाइड में काजीरंगा वाला केस देखेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। दूसरा होता है कई बार जो गांव वाले हैं वो कहीं शिकार करने गए, उनने क्या करते हैं, एक शिकार का बहुत पुराना तरीका है कि इधर वो इस टाइप से आग लगा देंगे, जैसे शिकार एक ही है, लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर उन्हें ऐसी आग जला दी, इधर थोड़ी आग जला दी, यहाँ पर 3-4 है हंटिंग के लिए बैठ गए। और यहाँ से वो अगर टाइगर वगैरह कुछ है, कोई जानवर है, भैंसा है, जंगली भैंसा है, कोई अदर जानवर है, वो इधर से डोल ड्रम वगैरह बजा बजा के आएंगे और इस जानवर को डरा के इधर भगाएंगे। अब क्योंकि इधर आग वगैरह लगा रखी है तो वो बिजक करके सीधा भागता हुआ आएगा। जैसे ही वो इस पतली से निकलेगा, यहाँ ये हंटिंग के लिए बैठे हैं, तो ये उसे हंट कर देंगे। तो फायर को एज ए वाल यूज करते हैं उसे पकड़ने में, लेकिन क्या है कि जैसे ही इन्हें इसे मार दिया ये आराम से घर आ जाएंगे, लेकिन ये आग जो लगाई थी उसे वहीं छोड़ाएंगे, फिर वो जंगल को जला देगी। तो इस टाइप से डिलिबरेटली भी केसेस हैं। तो इंडिया में देखो, वर्ल्ड का छोड़ दो, अपने यहाँ जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हैं 5%, और मैन केयरलेस या डिलिबरेटली वाले हैं आदमी की वजह से हैं वो 95% केसेस हैं, इसलिए अपन ये मैन वाले में पढ़ रहे हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन जो फॉरेस्ट फायर का है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं अपने कि भाई कॉजेज के हिसाब से नेचुरल है या एक्सीडेंटल है। यहाँ एक्सीडेंटल 19 कैसे है, क्योंकि केयरलेसनेस वाले एक्सीडेंटल हैं, जबकि डिलीवरेटली लगा है तो वो किस बात का एक्सीडेंट, वो तो जानबूझ के उसने जड दी है। दूसरा होता है कि ये किस जगह हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ देयर एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, 4 टाइप है, ग्राउंड फायर, क्रीपिंग, सरफेस, ग्राउंड। अब यहाँ सबसे पहले 2 को समझते हैं, फिर काम हो जाएगा अपना। कहीं मान के चलो जंगल में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि वहाँ आप जा रहे हो, ना तो धुआं है और ना ही आपको आग दिख रही, ना तो कोई धुआं दिख रहा है और ना ही कोई आग मिल रही, बस वहाँ काली काली सी पट्टी सी दिख रही है, वहाँ पर जला, मतलब ऐसा लग गया कि क्या हो रखा, कालापन छा रखा है नीचे, मतलब जैसे वो जल गई हो। तो वो भी एक्चुअल में आग है, लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं होती है कि हमें दिखे, तो बिल्कुल ठंडे में हवा का कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहीं पर जल जाती है आराम से, धुआं भी नहीं छोड़ती है। तो नो फ्लेम मार्क बाय कांस्टेंट ब्लैक स्मोल्डिंग, उसे बोलते हैं ग्राउंड फायर, ये बिल्कुल ग्राउंड पे टिकी है। दूसरा है क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब रेंगना। तो इसमें क्या है, हल्का हल्का धुआं होगा, जो ग्रास है, जो आग है, वो ऐसे थोड़ा हल्का हल्का चल रही होगी, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा है, इससे भी हल्की हल्की हो गई, इसमें हल्का हल्का धुआं है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसे बोलते हैं क्रीपिंग फायर। थोड़ा तेज़ी से होगी तो इसे हम बोल देते हैं सरफेस फायर। इसमें यह है कि ये थोड़ी यहाँ तक कि क्लेम्बर वगैरह उनको भी जला देती है, लेकिन बड़े पेड़ों को फर्क नहीं पड़ता। आग जब और तेज़ हो जाए तो उसे बोलते हैं क्राउन फायर, जब तो ऊपर के इनको बहुत ही ज़्यादा जला देता है, नुकसान पहुँचाता है पूरा पूरा। अब इसके यहाँ पर जो 2 केस स्टडी है, इन्हें केवल एक बार पढ़ लेना है ये इंटरेस्ट के लिए, कि फायर के भी बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, उसके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पैक्ट है, हाइड्रोलॉजी से है, लोकल इन्वायरमेंट से है, फ्लड से रिलेटेड इम्पैक्ट हैं, उनको पढ़ लो, जिससे समझ में आ जाए, उसका हेल्प या इम्पोर्टेंस हमें समझ में आ जाए कि आखिर फायर हमें कितना टाइप का डैमेज कर सकती है, कैसे फायर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट देती है। लेकिन इसका अपने CGPSC से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ही इस साल जो ऑस्ट्रेलिया में लगी थी अमेजन फॉरेस्ट की फायर है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा थी, इनका CGPSC से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि यहाँ इस टाइप की चीज़ें भी हैं जो करंट में चल रही हैं, अगर इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों को भी देख सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट अपना आता है, ये फॉरेस्ट फायर के इम्पोर्टेंस वाली बात है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा, अभी जैसे आपसे बोला था ना कि आदमी जानबूझ के फॉरेस्ट ये जो फायर है वो लगाता है इंटेंशनली, वो कैसे लगाता है, जैसे काजीरंगा का केस है। काजीरंगा में क्या है कि एक टाइम के बाद जो ग्रास है, देखो गैंडा तो सबको पता है कि काजीरंगा में है, अब अगर घास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर एक ग्रास होती है एलिफेंट, ये देखो पूरा ग्रास लैंड है, इसमें पूरे बड़े बड़े मैदान है, इसमें गैंडा है, अगर घास बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसे बोलते हैं एलिफेंट ग्रास, वो इतनी बड़ी होती है कि ये जो एलिफेंट पे बैठे हैं ना, इनके बराबर तक तो ग्रास हो जाती है, एलिफेंट दिखता नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी घास होती है। तो जो आदमी वहाँ गैंडा देखने आ रहा है, जब उसे गैंडा ही नहीं पता पड़ेगा तो वहाँ आएगा क्यों। तो टूरिज्म को भी मेंटेन करना है, तो ग्रास को आपको जला के छोटा करना होता है। दूसरा, गैंडा को चाहिए खाना, खाना खाएगा तो वही नई पत्तियां खाएगा, अभी ग्रास जब बड़ी हो जाती हैं तो उसमें नई पत्तियां कुछ होती नहीं, होती भी है तो वो बिल्कुल 10 11 की पहुंच से बाहर है।
तो पुरानी में आग लगा करके वहाँ नए फ्लश को, नई पत्तियों को प्रमोट किया जाता है। इस टाइप से भी हम वहाँ पर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जिनका ग्रासलैंड को हम इस टाइप से फायर यूज कर लेते हैं। साल के रीजनरेशन में फायर यूज करते हैं। हार्मफुल बीमारी वगैरह सब जल के भस्म हो जाती है, उसमें कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और साइड की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो ऊपर की चीज़ है वो बर्न हो जाती है, तो ऊपर का ऑर्गेनिक मैटर नीचे मिल जाता है उसमें। तो ये इम्पोर्टेंस वगैरह इसे देख लेना। फॉरेस्ट फायर से एक क्वेश्चन आएगा इसका प्रिवेंटिव है कि कैसे किया जाए। जैसे अपने घरों में आग लगती है वैसे ही है फायर ट्रायंगल। फायर के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो हीट, दूसरा चाहिए ईंधन फ्यूल और तीसरा ऑक्सीजन। आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपने घरों में वो एक सिलेंडर होता है आग बुझाने का, उसमें क्या है CO2 होती है। तो उससे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ना मिले तो फायर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आपको अगर हीट कम करना है तो पानी डाल दो। तीसरा, फ्यूल को हटा दो। अब जंगल की आग में ना तो आप ऑक्सीजन वो CO2 सिलेंडर काम कर पाते हैं और ना ही आप वहाँ पर पानी एक लिमिट से ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपका काम होता है कि फ्यूल को हटाओ, या फिर देखो पानी का यूज करते हैं लेकिन एक लिमिटेशन है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है फ्यूल को हटाओ। उसका तरीका होता है इस टाइप के स्ट्रिप बनाना। इन्हें बोलते हैं फायर ब्रेक या फायर लाइन। करेंगे क्या कि जैसे ग्राउंड फायर वगैरह है उस टाइप का अगर कर दिया तो ये जल जल के आएगी, इधर से जल जल के आएगी और ये बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि फ्यूल नहीं मिल रहा है इस लैंड में। तो इस टाइप से जो आग है जैसे यहाँ से आ रही थी वो यहाँ रुक गई, ब्रेक हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं फायर ब्रेक। ये क्या करते हैं कि एक तो ये रास्ता मिल जाता है ना चलने फिरने के लिए, और दूसरा गर्मियों में से साफ कर देते हैं क्योंकि गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा होती है। एक दूसरा भी तरीका है जिसे बोलते हैं हम काउंटर फायरिंग। टर्म याद रखो, काउंटर फायरिंग कई बार आ चुका है ये। इसमें तरीका ये है कि फायर जब बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़े एरिया में लगी है, बहुत ज़्यादा आग लगी है, तब संभव नहीं होता है कि आप उसे रोक लो। तो क्या करते हैं कि कोई अपना बड़ा तालाब वगैरह नेचुरल बाउंड्री देख ली जिससे ये फायर क्रॉस ना कर पाए। फिर एक बड़ी सी पट्टी ले लेते हैं, इधर की साफ़ कर लेते हैं और वैसी पट्टी इधर की साफ़ कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इधर से आग जलाना कंट्रोल तरीके से हम शुरू कर देते हैं। इधर से आग आ रही और इधर से आग आ रही। आपको पता होगा कि आग क्या है, कई बार तो उड़ के इधर पहुंच जाती है। वो एक पूरे छपरे से उड़ते हैं वो आग के, बड़ा सा एकदम उड़ता है क्योंकि आग हल्की होती है, हीट होगा तो हल्का होगा। तो जो फ्यूल है वो तेज़ी से एकदम जब आग लगती है तेज़ी से उड़ जाता है और फिर हवा के साथ गिर के दूसरे एरिया में पहुंच जाता है। तो कई बार ये फायर ब्रेक काम नहीं कर पाते हैं, खासकर जब ज़्यादा फायर लगी हो। तो उसका एक ही तरीका कंट्रोल तरीके से इधर से आग लगाना शुरू कर दो, तो ये जो पट्टी है वो चौड़ी होती जाती है। जब तक कि आग यहाँ पर पहुँचेगी तब तक इधर का फ्यूल ख़त्म। जब फ्यूल ख़त्म है तो फिर आग को बुझना ही बुझना, जब ईंधन नहीं मिलेगा। तो ये काउंटर फायरिंग कई बार पूछी जा चुकी है। दूसरा, आजकल के जो तरीका है ये वाले जो पानी वगैरह के लगाते हैं, तो ये हो गई काउंटर फायरिंग। दूसरा, अपन ये केमिकल यूज करते हैं, बेंटोनाइट वगैरह है, कैल्शियम एल्जिनेट है, और ये बंजी वाला है अपना जो पानी से डालते हैं, तो इससे करते हैं। इसमें एक टर्म देख लो, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। टर्म है मोपिंग अप। मोपिंग अप का मतलब है आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है CGPSC में। बस पर्पज़ ये है कि कई बार जब छोटी मोटी फायर होती है ना तो अपन वही ब्रांच वगैरह ले लेते हैं, हरी पत्तियाँ, और आग को है ना ऐसे कूट देते हैं उसे। तो कूटने से क्या उसका उससे समझ में नहीं आता आग को क्या है, वो कूट के ना टुकड़े टुकड़े ऐसी पत्तियाँ हो जाती हैं, वो बुझ जाती है वहाँ, उसे बोलते हैं मोपिंग अप। तो फॉरेस्ट फायर में यही है। नेक्स्ट आता है लॉपिंग। लॉपिंग का मतलब है जैसे कि जो जानवर चराते हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि बकरियों को बोल दें कि जाओ बेटा पेड़ पे चढ़ के जाओ पत्तियां खा लो। तो बकरियां तो पेड़ पर नहीं पहुंच सकती, तो फिर क्या करेंगे, वो पत्तियों को काट के बकरियों तक पहुंचाएंगे। अब आप पेड़ को काटोगे, चलो एक पेड़ को ब्रांच आने में लगते हैं 2 साल। आपने आज एक ब्रांच काटी, कल एक काटी, परसों एक काटी, 2-4 महीने में हमने पेड़ जो था ऐसा हरा भरा पेड़ था उसको इस टाइप का बना दिया। अब इस पेड़ का रिजल्ट क्या हुआ कि इसको खुद सस्टेन होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि इतना पत्ती नहीं बची कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो कुछ दिनों में ये पेड़ सूख जाता है, या रीजनरेशन तो इसका हो ही नहीं पाता है। तो इसे बोलते हैं लॉपिंग। लॉपिंग मतलब उसकी ब्रांचों को काटना। अब इसके फिर प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं कि कैसे रोका जाए। तो इसका एक ही तरीका है कि जहाँ 4 पेड़ थे वहाँ पर 40 पेड़ लगा दी जाए। लोगों से बोला जाएगा कि इस मोटाई के
से ऊपर के ही पेड़ों को काटा जाए, मतलब लॉप किया जाए, उससे नीचे इनको नहीं किया जाए। दूसरा, लॉपिंग में भी ये किया जाए कि एक पेड़ से अगर इस साल लॉप कर लिया, अगले 4 साल नहीं करोगे। तीसरा, इसका जो क्राउन है इस पेड़ का, इसमें इसमें ऊपर का जो 1/3 है उसमें तो लॉप करोगे नहीं, नीचे की 2/3 में करोगे। इस टाइप के तरीके हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको यूज कर लेते हैं। बस आपको लॉपिंग का मतलब समझ में आना चाहिए, अपना काम हो गया। फिर रेमेडियल मेजर वगैरह हैं उसके। नेक्स्ट आ जाता है अपना, इंसान ने कर लिया तो उसके बाद वो जानवर वाला था, उसका देखेंगे। जानवर में क्या है, जैसे कि एक तो जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है ग्रेजिंग वगैरह, यही देखना है, ज़्यादा डैमेज इसमें है नहीं। ग्रेजिंग क्या है, ब्राउजिंग क्या है, ये थोड़ी 2 टर्म के डिफरेंस आता है कि ग्रेजिंग क्या है। ग्रेजिंग देखो, नीचे है ग्रास, जो ग्रास को खाने वाले एनिमल होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्रेजर। ब्राउजिंग का मतलब ये ऊपर की पत्तियां खा रहा है तो इन्हें बोलते हैं ब्राउजर, और ये प्रोसेस को बोलते हैं ब्राउजिंग। ये कर रहा है ग्रेजिंग और ये कर रहा है ब्राउजिंग। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान दो, अपना काम हो रहा है इसमें, बस टर्म का मतलब समझो। ग्रेजिंग का क्या है, यहाँ पर आपसे एक आता है ग्रेजिंग होती क्या है, तो उसका डेफिनेशन पढ़ लो कि ग्रास को भाई खाना। फिर आपसे पूछेंगे ग्रेजिंग के सिस्टम क्या है, पैटर्न क्या है, ग्रेजिंग के रीजन क्या है, डैमेज कैसे करती ग्रेजिंग, और सॉल्यूशन वगैरह है। नोट्स में पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल समझाने की चीज़ है। जो बेसिक टर्म है उन्हें देख लेते हैं। इसमें एक आता है ग्रेजिंग के पैटर्न, उसमें आता है एक है माइग्रेटरी ग्रेजिंग। ये क्या है, सुबह गए दिन भर घूमते रहे, फिर आज यहाँ पर है, कल कहीं और है, परसों वहाँ पर, ये एक टाइप से निकल गया पूरे बकरवाल की तरह और घूमते ही रहते हैं। दूसरा होता है 24 घंटे ग्रेजिंग। ये माइग्रेटरी ग्रेजिंग कैसी है, जैसे एग्जाम्पल है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है, जो कुछ ट्राइब्स हैं जो सर्दियों के टाइम पे नीचे आ जाती हैं शिवालिक में, और गर्मियों के टाइम पे ऊपर जो ग्रेटर हिमालय वाला है उसमें आती हैं। तो ऊपर से नीचे आते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, और गर्मियों में यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। तो एक टाइप से ये ऊपर से आते समय भी ग्रेज करते हैं, नीचे जाते समय भी ग्रेजिंग करते हैं। तो ये है माइग्रेटरी ग्रेजिंग। 24 घंटे ग्रेजिंग का मतलब है, छत्तीसगढ़ में कोई है कि भाई दिक्कत है, तो ये इन्होंने अपने जानवरों को लिया और सीधे जंगल में जाके बैठ गए, 3-4 महीने जंगलों में रहा, और फिर वापस अपने जब बेचने का टाइम आया, दिवाली दशहरा, तब जानवरों को लेके आया और फिर यहाँ पर घर में रहे 1-2 महीने, फिर जंगल गए। डे ग्रेजिंग का मतलब होता है कि वो दिन में जा रहे हैं, सुबह लेके जा रहा है और शाम को वापस लेके आ रहा है। स्टॉल फीडिंग या पिनिंग का मतलब है कि वो जानवर को घर में ही रखते हैं और चारा लेके जानवर को घर में खिला रहे हैं। तो इसके पैटर्न जो है उन्हें समझ लो, इनके नाम याद रखो। मैन है इसके जो टाइप हैं ग्रेजिंग के सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपका बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। जिसमें एक होता है कंटिन्यूस ग्रेजिंग, दूसरा है कंट्रोल ग्रेजिंग, तीसरा है रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल और डिफर्ड ग्रेजिंग समझो। रोटेशनल का मतलब है कि जैसे अपने पास एक बड़ा सा एरिया है, अगर जानवरों को इसमें छोड़ दिया और वो कंटिन्यू ग्रास खाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छी अच्छी ग्रास खा लेंगे पूरे की, और कहीं भी जहाँ पर कोई अच्छा पेड़ लगा उसे खा लेंगे, यहाँ पर कोई अच्छा पेड़ लगा उसे खा लेंगे। तो कहीं की भी ग्रास को वो छोड़ते नहीं है। तो ग्रास को रीजनरेशन, अपने आप को सही करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो फिर इसका एक तरीका ये बचता है कि पूरे एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जानवरों को 15 दिन के लिए इसमें छोड़ दिया जाए, फिर इसके बाद 15 दिन के लिए इन्हें शिफ्ट कर दो इस वाले ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक को अब टाइम मिलेगा अपने आप को रीजनरेट करने का, अपने आप को सही करने का, पेड़ आपस में ग्रोथ करके सही से हो पाएंगे। 15 दिन बाद फिर इसमें कर देंगे, फिर 15 दिन इसमें, फिर यहाँ पर वापस आएंगे, तब तक 45 दिन इसको अपने आप को सही करने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये जो रोटेट करते हैं इसलिए इसे बोलते हैं रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है डिफर्ड ग्रेजिंग, मतलब अलग टाइप है लेकिन उसी टाइप का है। डिफर्ड में क्या है कि अगर मान के चलो ये जो डी है ब्लॉक है, 4 ब्लॉक थे, इसमें कोई समस्या थी, रीजनरेशन या कोई और समस्या है, बीमारी हो गई हो, तो हम क्या कर देंगे, इसको कुछ पीरियड के लिए ब्लॉक कर देंगे। डिफर्ड का मतलब डिले, तो इसे हमने ब्लॉक कर दिया। तो अब इसका होगा क्या, ए से पहले जानवरों को बी में शिफ्ट किया, फिर बी से सी पे, फिर सी पे डी पे, तो साइकिल यही चलती रही। जब ये सही हो जाएगा तो बी के बाद फिर इसे जोड़ देंगे फिर हम। तो यह है डिफर्ड। इसी में जो रोटेशनल ग्रेजिंग है उसी टाइप का एक होता है स्ट्रिप ग्रेजिंग। इसमें क्या फ़र्क होता है, रोटेशनल में हमने यहाँ पर जैसे 4 ब्लॉक बनाए थे, स्ट्रिप में ये 4 ब्लॉक ना बना करके हम इस पूरे एरिया को छोटी छोटी सी पतली पतली स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं।
बकरियां जैसे चल रही हैं तो इनको क्या किया कि 2 दिन इस स्ट्रिप में रखेंगे, फिर 2 दिन इसमें, फिर 2 दिन इसमें, फिर 2 दिन इसमें। तो ऐसे करके इनका महीना कट जाएगा, फिर अगले महीने से फिर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे इन्हें स्टेप स्टेप में करवाते हैं जिससे ज़मीन मेंटेन हो जाती है। फिर इसमें एक टर्म और आएगा आपका यूनिटरी और मिक्स ग्रेजिंग। यूनिटरी का मतलब होता है एक से जानवर। जैसे यहाँ पर जो ग्रेजिंग हो रही है वो मिक्स है। मिक्स मतलब जैसे सपोज ये भैंस है अपनी और ये गाय है, जस्ट एग्जांपल के लिए। यहाँ पर कोई थर्ड जानवर है, कोई फोर्थ भी सपोज यहाँ पर है। तो मिक्स का मतलब बहुत सारे टाइप के जानवर हैं। ये मिक्स ग्रेजिंग में क्या होता है कि जैसे भैंस जो है वो एक अलग टाइप की ग्रास को पसंद करती है, गाय एक अलग टाइप की ग्रास को कर रही है, बकरी एक अलग टाइप की पत्तियों को कर रही है। इस टाइप से मिक्स ग्रेजिंग में क्या है कि लगभग सभी पेड़ बराबर मात्रा में कंज्यूम होते हैं, तो वो ग्रासलैंड की जो फर्टिलिटी है वो सही बनी रहती है। जब आप उसे यूनिटरी कर देते हैं यानी कि एक ही टाइप के जानवर कर देते हो, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रास को ही ज़्यादा खाते हैं, दूसरे को छूते भी नहीं हैं। उससे क्या होता है कि जिसे कम खा रहे हैं वो धीरे धीरे समय के साथ उस पूरे एरिया में डोमिनेंट हो जाती है, वही हो जाती है, जिससे अपनी जो ग्रासलैंड है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये जो ग्रासलैंड के पैटर्न है, सिस्टम है, उन्हें देख लो। इसकी जो डैमेज क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है इसमें कि जब जानवर रहेंगे तो पेड़ों से वो पैरों से कुचल देंगे, घास वगैरह है, मैकेनिकल इंजरी पहुंचा देते हैं उसे देख लो। इसमें तो कुछ है नहीं अपना। फिर कंट्रोल कैसे किया जाए उसका, वो एक ही तरीका है कि स्टॉल फीडिंग बढ़ाओ उनसे, जिससे बर्बादी ना हो। कुछ चारा बैंक बनाओ, और कोई ग्रास लैंड अपने जो खासकर जो जंगलों के हैं तो उनमें ऐसा नहीं कि उनकी कैपेसिटी है 10 जानवर की तो वहाँ पर 25 लेके चले जाओ। उनकी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही परमिट करो। तो यहाँ जो कैरिंग कैपेसिटी है या ग्रेजिंग कैपेसिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है इस पर कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है या ग्रेजिंग कैपेसिटी क्या है। इसी में एक टॉपिक और है, वो है ग्रासलैंड। क्योंकि ग्रास की बात कर रहा है तो इसमें ये देख लेते हैं। फॉरेस्ट्री में ये अपना थोड़ा कम मतलब है। फॉरेस्ट्री में से एक ही क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट्री में इसको एक टर्म यूज करते हैं, रेंज लैंड। स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो। रेंज लैंड और ग्रास लैंड एक ही बात है, ठीक है। रेंज लैंड मैनेजमेंट या ग्रास लैंड मैनेजमेंट, ग्रास को ही रेंज लैंड बोलते हैं। ये फॉरेस्ट्री में कम इम्पोर्टेंट है। ये अपना जो आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें पढ़ोगे कि वर्ल्ड ग्रास लैंड क्या होता है, मतलब ऐसे एरिया जहाँ ग्रासेस है वो डोमिनेंट है। फिर अब पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में ग्रास लैंड के टाइप क्या होते हैं, तो दो बेसिक कैटेगरी हैं। एक है जो ट्रॉपिकल एरिया के ग्रास लैंड है, ये ट्रॉपिकल में है। दूसरा है टेम्परेट एरिया के। अब होता क्या है कि जनरली हमने यही दो टाइप के पढ़े होते हैं, लेकिन जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री है उसने क्या किया है कि स्टेपी, जो कि टेम्परेट की अंडर आता था, लेकिन उन्होंने स्टेपी को अलग से रखा है। जो अपने वाले जो स्टेपी आते हैं एशिया के, यूरेशिया वाले, मतलब यूरोप एशिया में जो फैले हुए हैं, इनको उन्होंने अलग रखा है। क्यों रखा नहीं पता, लेकिन उन्होंने अलग रखा है, इसलिए इसे फिर यहाँ भी सेपरेट कर दिया गया। तो एक तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो अपने आते हैं सवाना, जो अफ्रीका वाले सवाना, यानी कि ऐसी ग्रासलैंड जिसमें स्कैटर्ड पेड़ हों। दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड, तो उसकी इन्हें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर वाले इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है उसमें तो ये आते ही है। प्रेरी, पंपास, स्टेपी, वाइल्ड, डाउन्स और ट्यूसेक्स। मतलब ग्रासलैंड जो साउथ अफ्रीका के हैं उन्हें बोलते हैं, साउथ अफ्रीका वालों को बोलते हैं वेल्ड। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं उन्हें बोलते हैं अपन डाउन, न्यूजीलैंड वालों को ट्यूसेक्स। तो कहाँ के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं ये देख लो। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, इस बात को ध्यान रखो। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना है। सवाना पे एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि सवाना क्या है, तो ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड ट्री। दूसरा अपने मतलब का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया में ग्रासलैंड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन फाइनली ये दो बंदे थे, देवंग घाव एंड शंकर नारायण। इनको याद रख लो। इनने देश में 5 टाइप के ग्रासलैंड होता है ये बताया। देश में 5 ही टाइप के, और भी बहुत सारे टाइप के अपनी अपनी कैटेगरी है, लेकिन ये 5 टाइप ही गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं कि देश में 5 टाइप के ग्रासलैंड हैं। ये 5 टाइप के ग्रासलैंड की यहाँ नाम दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब के नहीं है ये। बस क्या है कि कॉन्फिडेंस बना रहा है कि हाँ भाई ऐसे कुछ होते हैं, इसलिए दे दिए गए हैं। ये आपके लिए कोई काम के नहीं है। बस इतना याद रखो कि 5 टाइप के होते हैं। किसने दिया, देवंगा और शंकर नारायण में, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर ग्रेजिंग, ये जो एनिमल है तो इनका सबसे पहला तो डैमेज होता है ग्रेजिंग का। दूसरा क्या है कि खाते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं।
जैसे कि जंगली सुअर है, कहीं आपकी जड़ें मिल गई, उन्हें उखाड़ के फेंकाया, आलू लगा दिया आपने, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया। एलिफेंट है, जा कर के हो गया आपके केले के प्लांटेशन है, तोड़ फोड़ के आ गया, आपकी खेती की बाउंड्री है, तोड़ फोड़ दिया। तो इस टाइप के डैमेज बहुत होते हैं। अपना भालू ही ले लो, अब भालू को क्या खुजाने में बहुत मस्त लगता है, तो वो जाएगा और पेड़ की पूरी बार्क जो है वो उखाड़ के फेंक। आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि जो पेड़ है इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ऊपर से जो फूड का कंडक्शन है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, और फ्लोएम इस बार्क में होता है। नीचे से जो जाइलम है वो तो अंदर की साइड है, ये जो फ्लोएम है इसे जब डैमेज कर देगा, वैसे ये बार्क में ही अंदर की साइड है, बहुत अंदर तो डेड टिश्यू है, तो यहाँ पर ये जो वाटर जाइलम और फ्लोएम जब उसे डैमेज कर देगा तो पेड़ को ऊपर क्या है, ऊपर वाले को पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूख जाएगा। तो अगर डैमेज ज़्यादा हो जाए तो सूख जाते हैं। तो भालू की एक दिक्कत है, इस टाइप की है। और भी है, जैसे कि अपनी पर्क्यूपाइन है, सेही है, ये बार्क बार्क को उखाड़ के चली जाती है। वही दिक्कत है कि ऊपर की जो डीबार्किंग हो गई तो नीचे से पानी खाने की कोई दिक्कत इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि इसके पास रूट के पास खाना कुछ टाइम तक स्टोरेज है, और ऊपर तो इसे खाना पत्तियों से मिल ही रहा, लेकिन ऊपर वालों को सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत आती है। वैसे भी देख सकते हो कि आप बिना खाए 8-10 दिन तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना पानी के 2 दिन नहीं टिकोगे, वैसी ही दिक्कत है इसकी। तो ये डई बार्किंग से पेड़ सूख जाते हैं, तो ये पर्क्यूपाइन वगैरह का इशू है। यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में अपन को यही देखना है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अपना एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी का, पॉसिबल हुआ तो उससे डिजिटल डिस्प्ले पे ले लेंगे। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, वो भी केवल लगभग 10 पढ़ेंगे उसमें भी, जो बिल्कुल मोस्ट कॉमन है और जो अपने छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं, केवल उन्हीं को देखना है। डिटेल में देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसके पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी, सबको याद रख के कोई फ़ायदा है नहीं।